सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। ये करंट अफेयर्स जो हमारे हैं ये सिविल सर्विसेज परीक्षाओं से संबंधित हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी हो, आपके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस श्रृंखला में हम हर रोज, हफ्ते के हर रोज हम एक विषय को पकड़ते हैं और उससे संबंधित करंट अफेयर्स करते हैं। आज बुधवार है और बुधवार को हम करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। अब ये जो आज का हमारा लेक्चर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, ये लेक्चर में जो करंट अफेयर्स होंगे यह होंगे 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक, यानी कि 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो जो कुछ घटित हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक बारी नजर डाल लेते हैं विषय सूची पे, हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाए जाने वाले विषय सूची देख लेते हैं एक बारी। भारत में मधुमेह की दवा से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। तो भारत में मधुमेह की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारे अन्य देशों में भी मधुमेह की बीमारी बहुत ज्यादा है। एक तरह से तो इसे महामारी भी कहा जा रहा है। देखिए, हमारा जनरली जो ध्यान होता है ना, हम अमूमन ध्यान लगाते हैं कोविड जैसी महामारियों पे, पर इसकी वजह से मधुमेह जैसी बीमारियां पीछे हो जाती हैं। जबकि बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मधुमेह की बीमारी ज्यादा बड़ी है अगर हम उसका कंपैरिजन करें कोविड-19 से। ठीक है, फिर भी मधुमेह की बीमारी है ये समाचारों में थी, ये खबरों में थी, इसीलिए इससे संबंधित जो भी जानकारी हमारी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो हम आज इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सो भारत में मधुमेह की दवा से संक्रमण का पहला मामला सामने आया। पहले हम देखेंगे कि समाचारों में क्या है, फिर हम मधुमेह बीमारी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा विषय होगा रूस यूक्रेन युद्ध इंटरनेट को विभाजित करने की धमकी देता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है कि इंटरनेट जैसी सेवाएं विभाजित हो सकती हैं। हर देश अपना नियंत्रण अपने तरह का इंटरनेट बनाएगा अपनी सीमाओं के अंदर। ठीक है, जैसे रशिया है, रूस अपनी सीमा में एक अलग इंटरनेट चलाएगा, चीन अपनी सीमा में एक अलग इंटरनेट चलाएगा, जो पश्चिमी देश हैं वो अपनी सीमाओं में अलग इंटरनेट चलाएंगे। जब इंटरनेट आया था तो इससे सोचा गया था कि सारी दुनिया को इकट्ठा ले आएगा, पर अब इंटरनेट का ही विभाजन होने जा रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यह विभाजन की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। ये इंटरनेट का विभाजन क्या है, इंटरनेट को विभाजित करने से हमारा क्या तात्पर्य है और रूस यूक्रेन युद्ध से ये गतिविधियां क्यों तेज होती जा रही हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर जर्मन ने रूसी डार्कनेट बाजार हाइड्रा के लिए सर्वर बंद कर दिया है। तो जर्मनी ने रूसी डार्कनेट बाजार हाइड्रा के सर्वर को डाउन कर दिया है, बंद कर दिया है। अब इस खबर से आपको क्या जानकारी प्राप्त करनी है? इस खबर से आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि ये डार्कनेट है क्या, ये इंटरनेट का वह कौन सा हिस्सा है जिसे हम डार्कनेट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये डार्कनेट बाजार क्या होते हैं, इनमें क्या गतिविधियां होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सवाल डार्कनेट के ऊपर पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस विषय को हम विस्तार में इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अगला विषय होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS। ठीक है, भू परीक्षण उपग्रह। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 उपग्रह को 2022 की दूसरी तिमाही में प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत सरकार ने बताया है कि इस साल की दूसरी तिमाही में भू परीक्षण उपग्रह EOS-2 को प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये EOS-2 है क्या और कौन से EOS हैं? EOS-1 भी होगा, EOS-3 भी होगा, EOS-4 भी होगा, ये सारे EOS भी होंगे, भू परीक्षण उपग्रह भी होंगे। तो इन सभी भू परीक्षण उपग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। और भू परीक्षण उपग्रह होते क्या हैं? वैसे तो पिछले करंट अफेयर्स में हमने इस पे विस्तार में चर्चा की थी, भू परीक्षण उपग्रहों पे और संचार उपग्रहों पे भी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमारा पिछला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, उसका लेक्चर देख सकते हैं। पर आज हम बहुत विस्तार में इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पिछला लेक्चर देखा है। पर फिर भी खबरों में क्या है, समाचारों में क्या है, उस पे एक बारी गौर से उस पे नजर डालेंगे। ठीक है, तो इस विषय में हम भू परीक्षण उपग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और हम कक्षाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे।
है ना। एक निचली कक्षा है पृथ्वी की, फिर और बहुत सारी कक्षाएं हैं जो ऊंची कक्षाएं हैं पृथ्वी की, जहां पे जो जितने भी उपग्रह हैं उन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। देन हमारा जो आखिरी मुद्दा होगा, हमारा जो आखिरी विषय होगा वो होगा ठोस ईंधन डिक्टेटेड रैमजेट बूस्टर। देखो, रॉकेट्स को चलाने के लिए, मिसाइल्स को चलाने के लिए इंजन की हमें इंजन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, इंजन हमें चाहिए होते हैं ना। इंजन में भी बहुत सारी तकनीकी चीजें की जा सकती हैं, और इसी वजह से हम इंजनों की बहुत सारे हम टाइप्स बता सकते हैं, बहुत सारे तरह के इंजन होते हैं। तो रैमजेट इंजन क्या है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में इस सवाल पे प्रश्न आने के, इस मुद्दे पे प्रश्न आने के जो संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, पर प्रारंभिक परीक्षा में रैमजेट इंजन क्या है और इसमें कौन सा ईंधन लगता है ना, उस पे सवाल आ सकते हैं। तो इस पे चर्चा करेंगे, और अंत में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जो मैंने इसी लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपने उन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है जी, चलो फिर सबसे पहले विषय पे चर्चा करते हैं, जो है भारत में मधुमेह की दवा से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। नाउ ये जो समाचार में खबर आई है, ये जो खबर आई है, इस पे अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले हम जान लेते हैं मधुमेह है क्या। देखो, मधुमेह क्या होता है। अगर आपके रक्त में मधु का जो क्वांटिटी है, अगर वो बढ़ जाए तो आप मधुमेह के शिकार हैं। आपके रक्त में एक सीमित लेवल तक, एक सीमित स्तर तक मधु की मात्रा होनी चाहिए, पर अगर आपके रक्त में मधु की मात्रा एक स्तर से बढ़ जाती है तो आप मधुमेह बीमारी के शिकार हैं। अब मधुमेह बीमारी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आपको अगर इन्फेक्शन हो जाए, किसी और बीमारी का संक्रमण, आप किसी बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, तो उससे ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है वो तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, पर जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी नहीं है, माफ कीजिएगा, जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी नहीं है वह तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, पर जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है वो बहुत समय लगाते हैं रिकवर करने में, ठीक होने में। ठीक है, तो मधुमेह से एक तो संक्रमित, अगर आपको कोई बीमारी होती है जिससे आप संक्रमित होते हैं तो उससे रिकवर करने में टाइम लगता है, समय लगता है। दूसरा, मधुमेह से आपके शरीर के बहुत सारे अंग डैमेज भी होते हैं, खराब भी होते हैं। ठीक है, तो मधुमेह एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, मधुमेह कब होता है, मधुमेह किसे कहते हैं, जब आपके रक्त में, आपकी रक्त कोशिकाओं में जो रक्त बह रहा है, उस रक्त में अगर मधु की मात्रा एक स्तर से ज्यादा बढ़ जाए। अब मधु की मात्रा एक स्तर से ज्यादा कब बढ़ती है, अब इसके पीछे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको एक बारी अच्छे से समझ लीजिए। देखो, आपका जो शरीर है ना, आपके शरीर में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है। आपके शरीर को विभिन्न काम करने के लिए, कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, अब वो ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा आपके खाने से आती है, आपके खान पान से आती है। तो जो भी आप खाना खाते हो, आपका शरीर अंदर ही उस खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, और उसी ऊर्जा से आप काम करते हो। अब आपको पता है, आप कुछ भी खाना खाओ, जब आपका शरीर उस खाने को तोड़ेगा ना, उस खाने को ब्रेक डाउन करेगा, तो वह सारा खाना, जो भी आप कुछ खा रहे हो, वह सारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज एक प्रकार का मधु ही है। ठीक है, तो जो कुछ भी खाना आप खा रहे हो वो मधु में कन्वर्ट होगा। यही आपका शरीर है, उसकी पाचन क्रिया है। आपके शरीर की पाचन प्रणाली का यही एक उद्देश्य है कि जितना भी आप खाना खा रहे हो उसे तोड़ के वो मधु में कन्वर्ट कर दे। मधु के भी बहुत सारी किस्में होती हैं, उसमें से एक किस्म है ग्लूकोज की। अब ये जो ग्लूकोज है, जो आपके खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया है, यह ग्लूकोज आपके रक्त में छोड़ दिया जाता है, और यही ग्लूकोज आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि इसी ग्लूकोज से ऊर्जा बननी है। तो आपके जो शरीर में विभिन्न अंग हैं, वहां तक इस ग्लूकोज का संचार होता है। यह ग्लूकोज विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, जहां पे इस ग्लूकोज से ऊर्जा बनाई जा सके। यह प्रक्रिया तो आपको समझ आ गई होगी। अब होता क्या है, देखो, आपका शरीर है ना,
उसमें एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन। अब ये इंसुलिन नामक हार्मोन करता क्या है? यदि आपके शरीर में, आपके रक्त कोशिकाओं में मधु की मात्रा एक स्तर से ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम है उस एक्स्ट्रा मधु को स्टोर कर लेना, उस एक्स्ट्रा मधु को कहीं रख लेना संभाल के, ताकि भविष्य में कभी भी आपको ऊर्जा की जरूरत हो, ऊर्जा की जरूरत अगर आपको होती है परंतु आपके पास खाना नहीं है, तो इसी स्टोर्ड ग्लूकोज को आप यूज कर सकते हो, इसी स्टोर्ड ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हो ऊर्जा के लिए। तो अगर आप ज्यादा खाना खा लेते हो और उससे आपके रक्त कोशिकाओं में मधु की मात्रा एक स्तर से ऊपर बढ़ जाती है, तो यह इंसुलिन का काम क्या होगा? यह इंसुलिन वो एक्स्ट्रा मधु को स्टोर कर लेगा भविष्य के लिए, भविष्य में उपयोग करने के लिए, ठीक है। अब मधुमेह की बीमारी कब होती है? मधुमेह की बीमारी दो तरीकों से हो सकती है। यदि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम है या है ही नहीं, अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा है ही नहीं, आपका शरीर इंसुलिन बना ही नहीं सकता, ठीक है, या इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनाता है, तो आपके शरीर में वो साधन ही नहीं है जिससे एक्स्ट्रा मधु को स्टोर किया जा सके। तो एक तो इंसुलिन की कमी की वजह से आपको मधुमेह की बीमारी होती है, मधुमेह का शिकार होना पड़ता है। इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 मधुमेह, ठीक है। यह बचपन से ही होता है। कुछ लोगों के शरीर में कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होती है, बचपन से ही होती है, तो उन्हें रोज इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी टाइप 1 मधुमेह का शिकार है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन की ही तो कमी है, ठीक है। तो वो टाइप 1 मधुमेह का शिकार है, इंसुलिन की कमी होने की वजह से टाइप 1 मधुमेह का शिकार है, इसीलिए उसे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ताकि उसके शरीर में सारी चीजें संचालित, सुचारू रूप से उनका संचालन हो, सारी प्रणालियों का सुचारू रूप से संचालन हो, ठीक है। क्योंकि मधुमेह सारी आपके शरीर की प्रणाली, चाहे वो पाचन प्रणाली हो, चाहे वो तांत्रिका प्रणाली हो, ठीक है, या प्रतिरोधक प्रणाली हो, सभी को ध्वस्त कर देता है मधुमेह, अगर एक स्तर से ज्यादा मधु की मात्रा हो जाए रक्त में, ठीक है। तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए। दूसरा जिसे हम टाइप 2 मधुमेह कहते हैं, वह पता कब होता है? यदि आप ठीक से जी नहीं रहे हैं। यानी कि आपको पता होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हम बच्चों को देख के, या हमारे जो जनरेशन के लोग हैं इन्हें देख के बहुत बार ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी जनरेशन को, तुम्हारी पीढ़ी को तो काम करने की जरूरत ही नहीं होती, तुम्हारी पीढ़ी को तो काम करने की आदत ही नहीं है, फिजिकल काम करने की आदत। एक तो दिमागी काम होता है, दिमागी कार्य आप करते हो जहां आपके मस्तिष्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मस्तिष्क का आप बहुत ज्यादा उपयोग करते हो। एक फिजिकल काम होता है, शारीरिक काम होता है। शारीरिक कष्ट भोगने की हमारी पीढ़ी को आदत नहीं है, शारीरिक कार्य करने की हमारी पीढ़ी को आदत नहीं है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जमानों में और हमारे दादा परदादाओं के जमाने में तो हमें बहुत शारीरिक कार्य करने पड़ते थे। अब शारीरिक कार्यों की कमी, शारीरिक कष्ट की कमी और बहुत ज्यादा अनाप शनाप खाने की वजह से हमें टाइप 2 मधुमेह हो गया है। देखो, अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल भी शारीरिक कष्ट नहीं दोगे, बिल्कुल भी वर्जिश वगैरह कुछ भी नहीं करोगे, बिल्कुल काम वगैरह नहीं करोगे, तो आपके शरीर को एक तरह का सिग्नल चला जाएगा कि आपके शरीर को एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मधु स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, आपको इतनी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं होती। आप जब 5-10 सालों तक लगातार 5-10 सालों तक लगातार अगर आप कुछ शारीरिक काम नहीं कर रहे और बहुत ज्यादा मीठे खाने का सेवन कर रहे हो, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो और कुछ भी शारीरिक काम नहीं कर रहे, तो 5-10 सालों में आपके शरीर को सिग्नल चला जाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा मीठा खाता है, इसके रक्त में मधु की मात्रा तो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इंसुलिन को अपना काम करना है, इंसुलिन को उस एक्स्ट्रा मधु को स्टोर करना है। परंतु अगर आपके शरीर को आप यही सिग्नल देते जाओ कि मुझे एक्स्ट्रा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए ही नहीं, मुझे जब भी समय हो, जब भी मुझे जरूरत हो, मुझे खाना मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा ऊर्जा की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं कुछ खास काम भी तो नहीं करता,
मैं कुछ अपना शारीरिक काम नहीं करता, मैं वर्जिश नहीं करता, कुछ भी नहीं करता मैं, तो इसीलिए मेरे शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। इसीलिए एक तरह से आप अपने शरीर को सिग्नल दे रहे हो कि देख भाई इंसुलिन, तुझे एक्स्ट्रा ये जो मधु की मात्रा है, एक्स्ट्रा मधु को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में मुझे ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं होगी। ये 5-10 सालों में आपने अपने शरीर को इतना ऐसा बना लिया कि आपके शरीर को ही सिग्नल चला गया। जब आप 5-10 साल ऐसा करते हो, बिल्कुल भी शारीरिक कष्ट नहीं देते अपने शरीर को, बिल्कुल भी काम नहीं करते और बिल्कुल अनाप शनाप खाना खाते हो, तो आपके शरीर में जो इंसुलिन है ना, इसे सिग्नल चला गया कि ये स्टोर करने की जरूरत नहीं है, रहने दे, मधु को रहने दे, इसे कौन सा ऊर्जा चाहिए। और जब आप ऐसा कर लेते हो तब क्या होगा, तब आप मधुमेह के शिकार होते हो। तो टाइप 1 मधुमेह क्या है, जब आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम है। टाइप 2 मधुमेह क्या है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो है, पर वो इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा अपना, क्योंकि आपने अपना बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल चला रखा है, लगातार चला रखा है। तभी कह रहे हैं कि आज की पीढ़ी को तो मधुमेह की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। पश्चिमी देशों में भी मधुमेह की बीमारी थी, पर अब भारत में भी मधुमेह की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। खासकर टाइप 2 मधुमेह की बीमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी भारतीय युवा पीढ़ी और आज की पीढ़ी को भी शारीरिक वर्जिश या शारीरिक काम करने की आदत नहीं है। ठीक है, तो मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह सबसे ज्यादा भारत में ये बढ़ते जा रहे हैं इसके केसेस। और मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह जो होता है वो इसीलिए होता है जब आपका लाइफस्टाइल ही खराब हो। ठीक है, कोई आप शारीरिक काम नहीं कर रहे, शारीरिक कार्य नहीं कर रहे, ऑफिस में जाते हो, दफ्तर जाते हो, आपका बैठने का ही काम है, वहां पे मस्तिष्क का ज्यादा उपयोग कर रहे हो, शरीर का ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे, और अनाप शनाप सब कुछ खाई जा रहे हो। कभी भारत में इस बीमारी की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, पश्चिमी देशों में थी, क्योंकि पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, उनके जो नागरिक हैं, वहां समस्या थी ये, वो भी शारीरिक इतना काम नहीं कर रहे थे। पर अब भारत में भी ये समस्या बढ़ने लग गई है। इतना हो चुका है कि भारत को तो कहते हैं कि विश्व की मधुमेह की राजधानी है भारत। भारत में इतने केसेस हैं और ज्यादातर केसेस आपके टाइप 2 हैं। तो आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए यह पता होना चाहिए कि जो मधुमेह है, मधुमेह की बीमारी 2 तरीके की होती है। एक तो टाइप 1 जो इंसुलिन की कमी से होती है, और टाइप 2 जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ठीक है, अब ये आपको बैकग्राउंड पता चल गया ना मधुमेह की बीमारी के बारे में। अब जो समाचारों में खबर आई थी, जो खबर आई थी उसको देखते हैं। देखो, जिस किसी को भी मधुमेह की बीमारी होती है ना, उसे एक दवाई दी जाती है, जिस दवाई का नाम है मेटफॉर्मिन। एक सेकेंड, यहीं लिखा हुआ है, मेटफॉर्मिन नामक एक दवाई दी जाती है। मैं इधर ही लिख देता हूं, मेटफॉर्मिन नामक एक दवाई दी जाती है। ठीक है, तो जितने भी लोग मधुमेह का शिकार हैं उन्हें मेटफॉर्मिक नामक दवाई दी जाएगी, खासकर टाइप 2 वाले। देखो, टाइप 2 मधुमेह वाले, टाइप 1 मधुमेह वालों को तो आप इंसुलिन देते हो, टाइप 2 मधुमेह वालों को आप मेटफॉर्मिन देते हो। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मधुमेह की तो बीमारी है, साथ साथ उन्हें और कई बीमारियां हैं। या तो उनके गुर्दे खराब हैं, या उनका जिगर खराब है, या हृदय संबंधित कई समस्याएं हैं, जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो गई, है ना, फेफड़ों की दिक्कत है। तो बहुत सारे मधुमेह के साथ साथ अगर आपको और भी दिक्कतें हैं, तो मेटफॉर्मिन के साथ साथ आपको एक और दवाई दी जाती है। उस दवाई का नाम है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, SGLT2। तो जिन लोगों को मधुमेह के साथ साथ और शारीरिक कष्ट हैं और शारीरिक बीमारियां हैं, उन्हें मेटफॉर्मिन के साथ साथ एक और दवाई दी जाती है। अब खबर में क्या आया है, खबर में यह आया है कि इस एक्स्ट्रा दवाई, ये जो एक्स्ट्रा दवाई है, इसकी वजह से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है। इस दवाई को लेने की वजह से एक और इन्फेक्शन हो रहा है। और वो क्या इन्फेक्शन है? आप एक ऐसे बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाते हो जो आपके जेनिटल एरिया, निचला हिस्सा जो है आपका, उसको खाने लग जाता है। तो आपका जो जेनिटल हिस्सा है, यह बैक्टीरिया उसको खाने लग जाता है, और यह बैक्टीरिया का संक्रमण इसी एक्स्ट्रा दवाई की वजह से हो रहा है। अब ये जो समस्या है जिसमें ये बैक्टीरिया आपके दवाई को, आपके जेनिटल एरिया को खाने लग जाता है, इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस या नेक्रोटाइजिंग फेसिटाइटिस ऑफ पेरिनियम। ठीक है,
अब यह पहले भी होता था, इस दवाई से भी पहले होता था, पर बहुत कम होता था। 1 लाख में से सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों को होता था, पर इस दवाई के सेवन की वजह से इसके केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब अभी तक तो ना इसके केसेस आपको अमेरिका और कनाडा में ही पाए जाते थे, जिनको ये वाली बीमारी होती थी, जिनको ये संक्रमण की बीमारी थी, बैक्टीरियल संक्रमण की जिनको ये बीमारी थी, इस दवाई की वजह से इसके केसेस ज्यादातर अमेरिका और कनाडा में ही देखे जा रहे थे। पर अब भारत ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत में भी इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, भारत में भी इसके केसेस आते जा रहे हैं। तो अब इस दवाई की वजह से ये जो बैक्टीरियल संक्रमण है, जो आपके जेनिटल एरिया को खा जाता है, जेनिटल क्षेत्र को खा जाता है, इसके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी ये बीमारी होती जा रही है। यह था समाचारों में। ठीक है, तो आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये दवाई का नाम क्या है जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल संक्रमण हो रहा है। इस दवाई का नाम ये है, और ये बीमारी का नाम क्या है जो इस दवाई की वजह से हो रही है, इसका नाम ये है। ठीक है, बस। अब आपको मधुमेह के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी पता होना चाहिए। और दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारत में इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं मधुमेह के, कि भारत को विश्व की राजधानी कहा जाता है मधुमेह से रिलेटेड, अगर मधुमेह से संबंधित अगर हम बात करें। भारत में इतने ज्यादा व्यक्तियों को यह बीमारी है, इतने ज्यादा व्यक्तियों को बीमारी है कि भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जा रहा है पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो इसीलिए इससे रिलेटेड, इससे संबंधित भारत सरकार भी कुछ कदम उठा रही होगी। तो एक तो आपको मधुमेह की जानकारी होनी चाहिए, मधुमेह की किस्मों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको भारत सरकार के कुछ कदम जो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने उठाए हैं, वो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। हम एक तरह से इस पे चर्चा कर चुके हैं। हम टाइप 1 मधुमेह की पे चर्चा कर चुके हैं, टाइप 2 मधुमेह पे चर्चा कर चुके हैं। एक और किस्म का मधुमेह होता है जिसे हम गर्भवादी मधुमेह कहते हैं। यह गर्भवती महिलाओं को होता है। जब ये गर्भवती महिलाओं को मधुमेह की बीमारी होगी तो उनकी जान पे खतरा आ सकता है, उनके बच्चे की जान पे खतरा आ सकता है। साथ ही साथ वो जो बच्चा पैदा होगा वो भविष्य में मधुमेह का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं को अगर मधुमेह की समस्या हो जाए तो आने वाले बच्चे का भविष्य कुछ उज्जवल नहीं है, उसको मधुमेह की बीमारी हो सकती है और जल्दी ही हो सकती है। खैर, गर्भवती महिलाओं को जो मधुमेह की बीमारी होती है, गर्भवती जब वो होती है तब वो बीमारी रहती है, जब वो डिलीवर कर देती हैं बच्चे को तब वो बीमारी चली जाती है, परंतु बच्चे में उसके असर फिर भी रहते हैं। ठीक है, तो ये गर्भवती मधुमेह है। एक और किस्म का मधुमेह होता है। देखो, जिन मधुमेहों की बात हम कर रहे हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, गर्भावधि मधुमेह, ये जो है इन्हें हम कहते हैं मधुमेह मेलाइटिस। ठीक है, ये मधुमेह मेलाइटिस है। एक और किस्म का मधुमेह है, उसका मधु से कुछ संबंध नहीं है, उसका नाम मधुमेह है पर उसका मधु से कुछ संबंध नहीं है। वह होता है जब आपके शरीर से पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल जाए, या तो आप बहुत ज्यादा आपकी डिहाइड्रेशन हो जाए, जिससे आपको प्यास ज्यादा लगे। अब आपके जो गुर्दे हैं वो कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं और आपके शरीर से पानी को बहुत ज्यादा बाहर धकेल रहे हैं, जिसकी वजह से कई समस्याएं खड़ी होती हैं। इस मधुमेह को हम मधुमेह इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, तो जो मधुमेह जिन किस्मों की हमने अभी तक चर्चा करी थी जिन पे, वो मधुमेह मेलाइटिस के थे, टाइप 1, टाइप 2 वगैरह वगैरह। यह जो मधुमेह है ये सिर्फ आपके शरीर में पानी की मात्रा कम करने वाला मधुमेह है और कुछ नहीं। इसका मधु से कोई संबंध नहीं है। नाम इसका मधुमेह है, नाम इसका डायबिटीज है, पर इसका मधु से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यह मुद्दा हो गया हमारा। अच्छा, अब सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं? मधुमेह पे भारत में नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो देख लेते हैं एक बारी। भारत का राष्ट्रीय गैर संचारी रोग लक्ष्य मोटापे और मधुमेह के प्रसार में वृद्धि को रोकना है। देखो, 2 तरह के रोग होते हैं। संचारी रोग जो कीटाणुओं की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणुओं की वजह से होने वाले रोगों को हम संचारित रोग कहेंगे या संचारी रोग कहेंगे। अच्छा, कई रोग आपको ऐसे होते हैं, कई बीमारियां आपको ऐसी होती हैं जो बिना कीटाणुओं के होते हैं, जैसे मधुमेह की बीमारी हो गई है ना, आपके गुर्दे खराब हो जाए, आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाए। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो कीटाणुओं के बिना होते हैं, उन्हें हम गैर संचारी रोग कहते हैं।
जैसे कि आपको हृदय संबंधित बीमारियां होगी, बीपी की प्रॉब्लम होगी, बीपी की समस्या है, आपके जिगर की समस्या है, आपके गुर्दों की समस्या है ना, यह सारी समस्याएं गैर संचारी रोगों में आती हैं। तो भारत सरकार ने एक कदम उठाया जिसका नाम है राष्ट्रीय गैर संचारी रोग लक्ष्य, जिसमें हम ओबेसिटी, मोटापे को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। मोटापे को नियंत्रित करना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि मोटापा ही बहुत सारे रोगों की जननी है। ठीक है, तो इसलिए मोटापे को नियंत्रित करना और मधुमेह को नियंत्रित करना, कहा जाता है कि मोटापे की वजह से ही मधुमेह की बीमारी होती है। मधुमेह के शिकार ज्यादातर मोटे लोग ही होते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे पतले लोगों को भी होता है, पर मोटापा एक ऐसी चीज है जिससे मधुमेह होने के जो आसार हैं वो ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा। दूसरा कदम, स्वास्थ्य परिचर्यों के विभिन्न स्तरों पर निदान और लागत प्रभावी उपचार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2010 में कैंसर, जो कि एक गैर संचारी रोग है, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो ये 2 कदम आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए भी। ठीक है जी, चलो अब हम आ जाते हैं दूसरे विषय पे, जो है रूस यूक्रेन युद्ध इंटरनेट को विभाजित करने की धमकी के रूप में। अब देखो, इंटरनेट की बात अगर हम करें, जब से इंटरनेट आया है पूरी दुनिया एक साथ हो चुकी है। अमेरिका में बैठा आपका दोस्त भारत में आपसे बात कर सकता है। आप भारत में बैठे हो, वो अमेरिका में बैठा है, फिर भी आप बात कर सकते हो। वह क्या पोस्ट कर रहा है फेसबुक पे आप देख सकते हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हो वह वो देख सकता है। एक तरह से सारी दुनिया को एकत्रित कर दिया है इंटरनेट ने। इंटरनेट एक इतनी बड़ी तकनीकी एक तरह से तकनीकी इनोवेशन थी, है ना। तो इंटरनेट के आने की वजह से सारी दुनिया एकत्रित हो गई, सारी दुनिया एक साथ आ गई। ठीक है, अब अभी तक इंटरनेट पे जो नियंत्रण था ना, ज्यादातर पश्चिमी देशों का था, खासकर अमेरिका का। इंटरनेट का किस रूप में, किस तरह से संचालन होगा, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों पे जो नियंत्रण था वह अमेरिका या और पश्चिमी देश कर रहे थे। अब जैसे जैसे बाकी देश, रूस, भारत, चीन जैसे ये देश जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, इनके पास भी वो तकनीकी समृद्धि है कि ये इंटरनेट को अपनी सीमाओं में नियंत्रित कर सकें, और यह देश ऐसा ही कर रहे हैं। इंटरनेट जो स्वतंत्र था, जहां पे कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता था, जिसकी वजह से सभी लोग एक साथ आ गए थे, वहां पे अब विभाजन होना शुरू हो गया है। हर देश अपना एक अलग इंटरनेट बना रहा है ना। इसे हम इंटरनेट का विभाजन कहते हैं या विभाजित इंटरनेट कहते हैं। अब यह क्यों हो रहा है? देखो, चीन चाहता है कि कुछ अमेरिकी वेबसाइट्स चीन में ना चलें। चीन चाहता है कि गूगल ना चले चीन में, चीन की सीमाओं में, फेसबुक ना चले चीन की सीमाओं में। तो इसीलिए चीन ने एक तरह से गूगल, फेसबुक और ऐसी कई अन्य वेबसाइटों को जो पश्चिमी देशों से जो निकली थी, उनको बैन करा हुआ है। तो चीन एक तरह से अपना ही इंटरनेट बना के बैठा है। ऐसे ही भारत में भी कुछ चीनी वेबसाइट्स को बैन किया गया है, तो भारत ने अपने इंटरनेट को चीन से थोड़ा भिन्न कर लिया है ना। ऐसे ही पश्चिमी देश भी कुछ कर रहे हैं, जहां पे रशियन, रूसी और चीनी वेबसाइट्स बैंड है। ऐसे करते करते बहुत सारे देश इंटरनेट को विभाजित करते जा रहे हैं। अब इंटरनेट का विभाजन, बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि इंटरनेट का विभाजन अच्छी चीज नहीं है, पर बहुत सारे देश ये भी मानते हैं कि इंटरनेट का विभाजन अच्छी चीज है। रूस तो मानता है, चीन भी मानता है, पश्चिमी देश भी मानते हैं, भारत भी मानता है। जैसे जैसे किसी देश का विकास होगा और तकनीकी तौर पे विकास होगा, वह इंटरनेट पे नियंत्रण, वहां की सरकारें इंटरनेट पे नियंत्रण करने का पूरा प्रयत्न करेंगी। और यही प्रयत्न चल रहा है। इसी प्रयत्न में भारत भी अग्रसर है, रूस भी अग्रसर है और चीन भी अग्रसर है, और पश्चिमी देश अपने हिसाब से अग्रसर है ना। अब यह खबरों में क्यों था? क्योंकि रूस यूक्रेन जब युद्ध चल रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है, यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ये मानता है कि बहुत सारी पश्चिमी न्यूज चैनल्स, पश्चिमी वेबसाइट्स रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। तो रूस अपनी सीमाओं में इन वेबसाइट्स को बैन करना चाहता है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल जैसी अन्य वेबसाइटों को बैन करना चाहता है रूस।
और रूस कह रहा है वह अपनी ही वेबसाइट्स बनाएगा अपने लोगों के लिए, अपनी सीमाओं में जो लोग हैं, रूसी लोग हैं, उनके लिए एक अलग सा इंटरनेट बनाएगा ताकि रूसी लोगों की निर्भरता गूगल फेसबुक से कम हो जाए। ठीक है, तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यह गतिविधि और तेज हो गई थी। रूस इस पे विचार बहुत पहले से कर रहा है, चीन ने तो इस पे काम करना बहुत पहले से शुरू किया हुआ है। रूस इस पे विचार कर रहा था, पर अब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को लगता है, व्लादिमीर पुतिन को लगता है, रूसी सरकार को लगता है कि पश्चिमी देश हमारे नागरिकों को भड़का रहे हैं इन वेबसाइटों के थ्रू, इन वेबसाइटों के द्वारा, तो इन्हीं वेबसाइट्स को बैन कर देना चाहिए। तो एक तरह से रशिया अपना इंटरनेट बना रहा है, चीन अपने ही दिशा में चला हुआ है, भारत भी चाहता है कि भारत सरकार तो निश्चित रूप से यह चाहेगी ही कि उसका भी नियंत्रण हो। जैसे जैसे देश विकसित होते जाएंगे तकनीकी तौर पे उनका जो सामर्थ्य है, तकनीकी उनका सामर्थ्य जब बढ़ता जाएगा, तब वह इंटरनेट पे नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, नियंत्रण करने का प्रयत्न करेंगे, खासकर अपने नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं में, और सभी देश ये कर रहे हैं। अब यह चल रहा है और इसे ही हम स्प्लिंटर नेट कहते हैं, विभाजित इंटरनेट को ही हम स्प्लिंटर नेट कहते हैं। अब जो स्प्लिंटर नेट का जो शब्द है यह किसी इंसान ने दिया था, तो हमें उस इंसान का नाम भी पता होना चाहिए, उस मनुष्य का नाम भी पता होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम भी पता होना चाहिए। स्प्लिंटर नेट की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो स्प्लिंटर नेट, जिसे साइबर बल्कनीकरण या इंटरनेट बल्कनीकरण के रूप में भी जाना जाता है, यह इंटरनेट का एक लक्षण वर्णन है जो प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, राजनीति, राष्ट्रवाद, धर्म और विभिन्न राष्ट्रीय हितों जैसे विभिन्न कारकों के कारण स्प्लिंटरिंग और विभाजित होता है। तो बहुत सारे कारण तो कुछ भी बन सकता है, जैसे रूस विभाजित कर रहा है अपने इंटरनेट को किस कारण से, कि अमेरिका के जो राजनीतिक व्यूज हैं वह रूस के नागरिकों तक ना पहुंचे, तो इसका राजनीतिक कारण है ना। कईयों का तकनीकी कारण होता है, कईयों का आइडियोलॉजिकल कारण होता है ना, दार्शनिक दृष्टिकोण भी कारण होता है। ठीक है, तो यह सारी चीजों की वजह से आप इंटरनेट को विभाजित करते जाते हैं। इस इंटरनेट में स्वायत्त राजनीतिक ब्लॉकों या किसी अन्य नियंत्रण शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि तकनीकी या ई कॉमर्स कंपनियां, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी, या राष्ट्रवाद या धर्म से जुड़े राष्ट्रीय हितों को अलग करने वाले देश। राष्ट्रवाद के लिए रूस अपने इंटरनेट को विभाजित कर रहा है, चीन ने भी राष्ट्रवाद का ही हवाला दिया था, है ना। काटो इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता क्लाइड वैन क्रूज, इनका नाम याद रखिए आप, ठीक है। काटो इंस्टीट्यूट है, ये एक संस्था है, काटो संस्था, जिसके एक रिसर्चर शोधकर्ता ने कहा था, जिनका नाम है क्लाइड वैन क्रूज, 2001 में इन्होंने स्प्लिंटरनेट शब्द का निर्माण किया था। सोचो 2001 में जब सारी दुनिया सोच रही थी कि इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया एकत्रित हो जाएगी, एक साथ आ जाएगी और विश्व युद्ध या युद्ध जैसी समीकरणों को टाला जा सकता है, क्योंकि लोग एक साथ आ जाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, है ना। जब सारी दुनिया 2001 में सोच रही थी कि इंटरनेट अब मानवता के लिए एक वरदान साबित होगा, है ना, 2001 में इन्होंने, इस शोधकर्ता ने कह दिया था कि ऐसा नहीं होगा, कुछ समय वेट करो, कुछ समय की प्रतीक्षा करो, कुछ समय के बाद यह भी, इसका भी विभाजन होना शुरू हो जाएगा और 20 साल के बाद इनकी बात सत्य साबित हो रही है। ठीक है, चलो अब अधिक जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में पता क्या दिया हुआ है, इस अधिक जानकारी में आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी ये चीज, ये आपने खुद ही पढ़नी है। एक्स्ट्रा जानकारी में दिया हुआ है, क्या विभाजित इंटरनेट, स्प्लिंटर नेट अच्छी चीज है, लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? देखो, कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि लोकतंत्र के लिए विभाजित इंटरनेट अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बोलने की स्वतंत्रता पे नियंत्रण रखेगी सरकार। अगर सरकार का इंटरनेट पे नियंत्रण बढ़ जाएगा तो आपका जो स्वतंत्रता है, बहुत सारी चीजों की स्वतंत्रता, बहुत सारी चीजें जो आप आसानी से कर सकते हो वो रुक जाएंगी। तो बहुत सारे विशेषज्ञों का यह मानना है कि लोकतंत्र के लिए अत्याधिक आवश्यक है स्वतंत्र इंटरनेट, नियंत्रित इंटरनेट नहीं, स्वतंत्र इंटरनेट। ठीक है, पर कुछ लोगों का मानना यह भी है कि लोकतंत्र के लिए बुरा है स्वतंत्र इंटरनेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुरे तत्व
समाज के बहुत सारे बुरे तत्व इंटरनेट पे अपनी बुरी हरकतों का प्रचार करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को भड़काया जा सकता है ना। बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपनी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को भड़काते हैं। हमारे देश में दंगे, फसाद वगैरह ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि इंटरनेट स्वतंत्र है और इन लोगों को आजादी है कि ये अपनी विचारधाराओं का प्रचार खुल के कर सके। तो इसीलिए इंटरनेट पे रोकथाम, इंटरनेट पे नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो जितने भी विशेषज्ञ हैं वो दो भागों में बंट चुके हैं, ठीक है। इस साइड के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए अत्याधिक आवश्यक है स्वतंत्र इंटरनेट, और ये लोग मानते हैं कि लोकतंत्र को अगर बचाना है इन असामाजिक गतिविधियों से तो आपको इंटरनेट पे नियंत्रण करना पड़ेगा। कई बार बाहरी ताकतें आपके जो देश है, आपके देश को अस्थिर करने की कोशिश करती हैं। कई बार बाहरी ताकतें, बाहरी जितने भी बहुत सारे आपके जो देश हैं जो आपसे आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मनी देश या बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं जो आपके देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो क्योंकि उनको इंटरनेट पे अपनी चीजों का प्रचार करने की आजादी है, वह आपके देश को अस्थिर कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने लोकतंत्र को बाहरी ताकतों से बचाना है तो पहले तो आपको थोड़ा सा विभाजित करना पड़ेगा अपने इंटरनेट को, साथ ही साथ इस पे नियंत्रण भी स्थापित करना पड़ेगा ताकि ये असंवैधानिक, असामाजिक ताकतें आपके देश को अस्थिर ना कर सकें। तो आप जो अपने मुख्य प्रश्न का उत्तर जब दोगे, क्योंकि यह सवाल मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे तो आपने दोनों टाइप के विशेषज्ञों की जो विचारधारा है उसको सामने रखना है। आपने बताना है कि क्यों इंटरनेट पे नियंत्रण रखना बुरा है, लोकतंत्र के लिए बुरा है, और क्यों इंटरनेट को स्वतंत्र रखना लोकतंत्र के लिए बुरा है। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स, दोनों ही विचारधारा आपने पेश करनी है, ठीक है। यह आपको नोट्स में से भी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम तीसरे विषय पे आते हैं। जर्मनी ने रूसी डार्कनेट बाजार हाइड्रा के लिए सर्वर बंद कर दिया है, ठीक है। अब इस खबर को समझने के लिए भी आपको पता होना चाहिए यह डार्कनेट क्या है। देखो, इंटरनेट है ना, इंटरनेट का जो हिस्सा आपको दृश्यमान है, इंटरनेट का वो हिस्सा जो आपको दिखता है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वह इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा है। यानी कि इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा आपको दिखता है, आपके लिए दृश्यमान है। 90% इंटरनेट का हिस्सा अदृश्य है, वहां आम लोग नहीं जा सकते। उस अदृश्य हिस्से को हम डीप वेब कहते हैं, ठीक है। तो जो दृश्यमान हिस्सा है, जिस हिस्से को, इंटरनेट के जिस हिस्से को आप देख सकते हो, जो 10% है, उसे हम सरफेस वेब कहते हैं, सतह का, ऊपरी सतह का वेब, ठीक है। इंटरनेट का वो हिस्सा, 90% हिस्सा जो आपके लिए अदृश्य है, उसे हम डीप वेब कहते हैं। अब डीप वेब ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बिना पासवर्ड के आप यहां जा ही नहीं सकते। यहां तो आप जा सकते हो, यहां पे गूगल, फेसबुक और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जा सकते हो। ये सरफेस वेब है। डीप वेब छुपा हुआ हिस्सा है, ठीक है। पर फिर भी डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जहां पे खुफिया एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, ठीक है, और सरकार पहुंच सकती है, ठीक है। पर इसी डीप वेब का एक और हिस्सा है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। इस डार्क वेब पे जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह सरकार के लिए भी अदृश्य है। यह डार्कनेट इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसको मॉनिटर करना, जिस पे नियंत्रण काबिज करना, जिस पे नियंत्रण रखना सरकारों के लिए भी, खुफिया एजेंसियों के लिए भी और किसी के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, यह हिस्सा जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, जहां पे सरकारी एजेंसियों की नजर नहीं है, खुफिया एजेंसियों की नजर नहीं है, वहां पे सारी असामाजिक और असंवैधानिक गतिविधियां होंगी, ठीक है। इल्लीगल गतिविधियां होंगी, है ना। और इल्लीगल गतिविधियां होती हैं। यहां पे देह व्यापार होता है, यहां पे
ड्रग्स का व्यापार होता है, जितने भी इलीगल चीजें हैं सबका व्यापार यहां पे होता है। और कौन ये व्यापार कर रहा है वह भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये अदृश्य है। अब देखो, रशिया पे ना, रूस पे, यूक्रेन पे आक्रमण करने की वजह से रूस पे बहुत सारी सैंक्शंस लगाई हुई थी, जिससे रशिया के लोग बाहरी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके जो उसकी जो व्यापार की जो पेमेंट होती है वह नहीं आ पा रही थी रशिया में, क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई थी रशिया पे। इसीलिए रशिया ने अपना काफी हद तक व्यापार डार्कनेट में स्थापित कर दिया था, जहां पे रशिया के इलीगल चीजें भी, असामाजिक तत्व भी वहां पे व्यापार कर रहे थे, और जो जायज तत्व हैं वह भी व्यापार कर रहे थे, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी। अब जर्मनी ने डार्कनेट पे जो मार्केट प्लेस थी, डार्कनेट पे रूसी बाजार जो था जहां पे व्यापार चल रहा था, उसका जो सर्वर था ना, जर्मनी के हैकर्स ने उसे ढूंढ के उसे बंद कर दिया है। अब वो रूसी बाजार का नाम था हाइड्रा, जिससे डार्कनेट पे रूसी जो व्यापारी थे, जो अपना व्यापार चला रहे थे, असामाजिक व्यापारी भी, सामाजिक व्यापारी भी, दोनों अपना व्यापार चला रहे थे, सबका व्यापार बंद हो जाएगा। ठीक है, यह खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। यह खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षाओं के लिए, पर सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, डार्कनेट क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह खबर मैंने इसीलिए आपके नोट्स में डाली है, इसीलिए इस लेक्चर में भी इस खबर को डाला है, ताकि आपको इस चीज के बारे में जानकारी हो जाए। तो यह खबर डालने का एक ही कारण था, और वो कारण था आपको इस चीज के बारे में जानकारी देना, क्योंकि इसी चीज से सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी खबर में क्या था कि जर्मनी ने रूसी बाजार जो डार्कनेट में स्थित था उसके सर्वर बंद कर दिए हैं, जिससे रूसी बाजार, डार्कनेट में रूसी बाजार हाइड्रा बंद कर दिया गया है। यह चीज थी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, रूस यूक्रेन युद्ध तो हो रहा है, पर यह एक निचले स्तर पे, छोटे स्तर पे तो आपको दिखेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, पर जो लोग थोड़ा पीछे जाके इसे देखेंगे और अच्छे से इसे एनालाइज करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच नहीं हो रहा है, वास्तव में युद्ध हो रहा है रूस और पश्चिमी ताकतों के बीच, पश्चिमी देशों के बीच। ठीक है, यूक्रेन तो बस एक तरह का एजेंट है पश्चिमी देशों का। युद्ध दिखने में तो रूस और यूक्रेन का लग रहा है, पर असल में वास्तविक तौर पे, वास्तविक रूप से देखा जाए तो युद्ध चल रहा है रूस और पश्चिमी देशों के बीच, और पश्चिमी देशों का ही एक हिस्सा है जर्मनी, और इसी वजह से जर्मनी ने यह कार्य करा है। ठीक है, चलो, युद्ध ये सच बात है। आप अपने, जब आप अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के जब हम करेंगे, टॉपिक करेंगे, उसके विषयों पे चर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा, या आप अगर नजर रख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, तो आपको पता चलेगा कि युद्ध असली तौर पे, वास्तविक रूप में, वास्तव में युद्ध चल रहा है रूस और पश्चिमी देशों के बीच, ना कि रूस और यूक्रेन। यूक्रेन तो बस एक मोहरा है पश्चिमी देशों का ही। खैर, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम चौथे विषय पे आ जाते हैं, जो है भू परीक्षण उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, भू परीक्षण उपग्रह है नंबर 2, इसको दूसरी तिमाही में प्रक्षेपित किया जाएगा, और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये, अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित, जो हमने करंट अफेयर्स करे थे पिछले लेक्चर में, अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर जरूर देखो। उसका कारण यह है कि इस खबर को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब क्योंकि हमने भू परीक्षण उपग्रह, संचार उपग्रह, इनको काफी विस्तार से कवर किया था, इन पे काफी विस्तार से चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, इसीलिए इस पे मैं इतनी चर्चा नहीं करूंगा। इस पे मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध होगा कि आप इसमें दिए गए नोट्स अच्छे से पढ़ें। तो मेरे इस अनुरोध का सम्मान कीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स नहीं समझ आ रहे, तो आप पिछला लेक्चर उठाइए, उसमें हमने उपग्रहों के बारे में चर्चा की है, उसको अच्छे से समझिए, और फिर उसके बाद इस विषय के नोट्स पढ़िए।
ठीक है। बस खबर में क्या था, समाचारों में क्या लिखा था कि भारत की जो स्पेस नीति है, भारत की जो अंतरिक्ष की नीति है, उसका संचालन करता है इसरो। इसरो ने इस चीज की घोषणा की है कि वो इस साल की दूसरी तिमाही में भू परीक्षण उपग्रह नंबर 2 को प्रक्षेपित करेगा। ठीक है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए, जो आप पिछले लेक्चर से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कि जितने भी भू परीक्षण उपग्रह हैं, पहली बात, भू परीक्षण उपग्रह क्या करते हैं, भू परीक्षण उपग्रहों को प्रक्षेपित क्यों किया जाता है, भू परीक्षण उपग्रह कैसे संचार उपग्रहों से भिन्न है, और भू परीक्षण उपग्रहों को कौन सी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए संचार उपग्रह जो भी होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या कार्यशैली है, इन्हें क्या करना होता है, इन्हें किस उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित किया जाता है, और इन्हें पृथ्वी की किस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। यह सारी चीजों की जानकारी आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर के नोट्स में आपको बस पता होना चाहिए कि इसरो के ये जो भू परीक्षण उपग्रह हैं, जिनकी ये श्रृंखला चलाई हुई है इसरो ने, भू परीक्षण उपग्रह नंबर 1, भू परीक्षण उपग्रह नंबर 2, भू परीक्षण उपग्रह नंबर 3, ये क्या क्या कर रहे हैं, इनका क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा, भू परीक्षण उपग्रह नंबर 3 जो था वो विफल रहा। उसको पहले प्रक्षेपित करने का प्रयत्न कर चुकी है इसरो, पर उसका रॉकेट ठीक से नहीं चला, उसमें कुछ तकनीकी समस्या उठ खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से यह जो मिशन था भू परीक्षण उपग्रह नंबर 3, यह विफल रहा। भू परीक्षण उपग्रह नंबर 4 सफल रहा, और इस साल की दूसरी तिमाही में भू परीक्षण उपग्रह नंबर 2 भी सफल होने के आसार उसके लग रहे हैं, मजबूत है। ठीक है, भू परीक्षण उपग्रह नंबर 1 जा चुका है, सफल है वो मिशन। ठीक है, चलिए, इसरो की ईओएस श्रृंखला, भू परीक्षण उपग्रह की श्रृंखला, ईओएस भू परीक्षण उपग्रह नंबर 1 क्या करेगा, उसका उद्देश्य क्या है, भू परीक्षण उपग्रह नंबर 2 क्या करेगा, उसका उद्देश्य क्या है, ऐसे ही भू परीक्षण उपग्रह नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, सबके उद्देश्य आपको याद होने चाहिए। और यह आप कहां से पढ़ेंगे, यह आप इस लेक्चर के साथ दिए गए नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के साथ दिए गए नोट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस लेक्चर को अगर आपने अच्छे से समझना है तो लेक्चर खत्म करने के बाद नोट्स जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इस पे मैं इतनी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं कर चुका हूं। ठीक है, बस आपको यह याद रखना है, और इस विषय से संबंधित जो भी नोट्स हैं, भू परीक्षण उपग्रहों से संबंधित जो भी नोट्स आपको इस लेक्चर के साथ दिए जाएंगे, जरूर पढ़ना उन्हें, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब हम आखिरी विषय पे चर्चा करते हैं, जिसका नाम है ठोस ईंधन डिक्टेटेड रैमजेट बूस्टर। ठीक है, डिक्टेटेड रैमजेट बूस्टर। अब आपको पता होने चाहिए, जितने भी रॉकेट होते हैं सब में इंजन लगता है। वैसे तो कोई भी चीज हो, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, जहाज हो, समुद्री जहाज हो, कोई भी चीज का यान हो, सब में इंजन तो लगता है, और वो इंजन से ही चलते हैं। रेलगाड़ी हो, वो भी इंजन से चलेगी। अब ये जो विभिन्न तरह के चालक हैं, विभिन्न तरह के ये जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, इनमें भिन्न इंजन लगे होते हैं, विभिन्न इंजन लगे होते हैं। हर इंजन को अलग तरीके का ईंधन चाहिए होता है। देखो, हवाई जहाज में ईंधन अलग होगा, गाड़ियों में ईंधन अलग होगा, मोटरसाइकिल में ईंधन अलग होगा, समुद्री जहाजों में ईंधन अलग होगा, इलेक्ट्रिक बाइक्स में ईंधन अलग होगा। पर किसी भी चीज को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। अब जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं, हमारे जो सैन्य बल के लिए जितनी भी हमने मिसाइल्स बनाई हैं, ठीक है, जितने भी इसरो के पास रॉकेट हैं, सब में एक तरह का इंजन डलता है, और वह इंजन में ईंधन डलता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी इंजन हैं उसमें ईंधन को जलाया जाता है, ज्वलित किया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। ईंधन के जलने से ही ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का संचार होता है, और उसी ऊर्जा से आपका कोई भी जहाज, कोई भी चालक चलता है। ठीक है, यह बात तो सबको क्लियर होगी। अब ईंधन को जलाना पड़ता है किसी चीज को भी चलाने के लिए। अब आपको पता है, आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपने 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटीज, विज्ञान से संबंधित एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ी हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। बाय द वे मैं आपको बता दूं,
यूपीएससी एवं राज्य सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए विज्ञान के लिए 6ठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वह जरूर करना आप, ठीक है। तो अगर आपने बचपन में भी विज्ञान की कक्षाओं में ध्यान पूर्वक आप बैठे थे, अगर विज्ञान की कक्षाओं में, तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज के जलने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती बिना ऑक्सीजन के। अगर आप किसी कमरे से सारी हवा निकाल दो और उसके बाद उस कमरे में रखी हुई चीजों को जलाने की कोशिश करो, जलाने का प्रयत्न करो, तो वो जलेंगे नहीं, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होगी, आग ही नहीं पकड़ेगी वो चीज। क्यों? क्योंकि उस कमरे से आपने ऑक्सीजन निकाल दी। अब ये जो रॉकेट होते हैं, जो अंतरिक्ष में हम रॉकेट भेजते हैं, या मिसाइलों में जो हम रॉकेट भेजते हैं, इसमें जो इंजन होता है, इंजन का जो कंपार्टमेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसमें जो ईंधन होता है उसे जलाने के लिए हम साथ एक तो हम ईंधन लेके जाते हैं, ठीक है, और इस ईंधन को जलाने के लिए हमें साथ में ऑक्सीडाइजर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो इंजन है उसके कंपार्टमेंट में हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इस ईंधन को जलाने के लिए आप ऑक्सीडाइजर साथ लेके जाते हो। अब इससे एक प्रॉब्लम होती है, देखो आप चाहते हो कि आपके जितने भी रॉकेट्स हैं ना वो कम वजन के हों, उनकी एफिशिएंसी, उनकी योग्यता तभी बढ़ेगी अगर उनका वजन कम हो और उसमें जो साथ आप ईंधन लेके जा रहे हो उसकी मात्रा भी कम हो। इसे ही हम कहेंगे एफिशिएंसी, है ना, योग्यता। आप अपनी मिसाइलों की, रॉकेटों की योग्यता बेहतर तभी कर सकते हो अगर आप ईंधन या इंजन में कुछ इनोवेशन करो, है ना। तो अब ना एक नया, एक तकनीकी विस्तार हुआ है भारत के वैज्ञानिकों के, अगर हम दृष्टिकोण से देखें, इंजनों में एक तकनीकी विस्तार हुआ है और ये नए टाइप के इंजन आने लग गए हैं जो रॉकेट्स में और मिसाइलों में लगेंगे। इन्हें हम कहते हैं रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन में क्या होता है, आपको ना बस ईंधन साथ लेके जाना पड़ता, ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत ही नहीं होती। ये जो रॉकेट जब जाएगा ना, जब भी रॉकेट जाएगा, तो रॉकेट जब जा रहा होगा तो सामने से उस पे हवा के थपेड़े पड़ रहे होंगे, तो इसके यहां पे ना एक द्वार खुला होगा, रॉकेट के आगे एक द्वार खुला होगा, वो द्वार सीधा इंजन तक जाएगा, ईंधन तक जाएगा। तो रॉकेट क्या करेगा, जब ये चलेगा ना तो बहुत हाई प्रेशर से ये हवा इसमें भीतर आएगी और वह हवा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो उस हवा का तापमान भी ज्यादा होगा। जैसे ही वो हवा का प्रवेश होगा इंजन में, तो इस ईंधन के पास अब ऑक्सीजन होगी और बहुत ज्यादा तापमान पे ऑक्सीजन होगी, तो इसकी वजह से ये ईंधन जलने लग जाएगा। तो आपको ऑक्सीडाइजर साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है, साथ लेके जाने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा समझा देता हूं इसके पीछे का वैज्ञानिक सारा सिस्टम, प्रणाली। देखो, जब ये रॉकेट जा रहा होगा सामने से हवा आएगी, अब यहां पे अगर मैं एक द्वार खोल दूं तो यह हवा भीतर चली जाएगी। यह हवा भीतर जाके इसका प्रवेश सीधा इंजन के कंपार्टमेंट में होगा। अब क्योंकि रॉकेट बहुत तेजी से जा रहा है इसलिए हवा भी बहुत तेजी से भीतर आएगी। जब हवा बहुत तेजी से भीतर आएगी तो हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा आती है ना, किसी भी चीज पे, खासकर हवा पे अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। तो ये जो हवा आ रही है, जिस हवा का प्रवेश हो रहा है इंजन के कंपार्टमेंट में, ये बहुत हाई प्रेशर पे आ रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर पे है, जिसकी वजह से इस हवा का तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने की वजह से इस ईंधन में आग लग जाती है। तो इसे हम कहते हैं एयर ब्रीदिंग इंजन। ये बिल्कुल हमारे शरीर की तरह चल रहा है ये इंजन। देखो, आपके शरीर में भी ऊर्जा कैसे बनती है। आपके शरीर में जो आप खाना खाते हो ना, उस खाने को पहले तो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, उस ग्लूकोज को बर्न किया जाता है। आपके बॉडी में, आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं, सेल हैं, जहां पे खाने को, मधु को, ग्लूकोज को बर्न किया जाता है। अब उसको बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तभी आप सांस लेते हो। जब भी आप सांस लेते हो ना, तो ऑक्सीजन का संचार हो रहा है आपके शरीर में, और यही ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है। इसको यूज किया जा रहा है आपके ग्लूकोज को जलाने में, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। वैसे ही ये इंजन चलेगा।
वैसे ही ये रॉकेट चलेगा। ये अपने साथ तो ईंधन लेके जाएगा, जैसे आपके शरीर में जो खाना है वह ईंधन है, और जो आप सांस ले रहे हो वो ऑक्सीजन है, जिससे उस खाने को जलाया जाएगा और ऊर्जा निकलेगी। वैसे ही ईंधन तो जा रहा है इस रॉकेट में, फिर जब हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगा, ये ईंधन जलेगा जिससे ऊर्जा निकलेगी और रॉकेट और तेजी से जाएगा। ठीक है, तो इसे हम रैमजेट बूस्टर कहते हैं। अभी इसका प्रशिक्षण बहुत ही सफल प्रशिक्षण हुआ है इसरो द्वारा, डीआरडीओ द्वारा इसका प्रशिक्षण किया गया और बहुत ही सफल प्रशिक्षण था इसका। ठीक है, तो इसीलिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पहली बार 2017 में एसडीएआर विकसित करना शुरू किया था और 2018-19 में भी इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो खबर में बस इतना ही है, बाकी जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अब जैसा हमेशा हम करते हैं, लेक्चर के बाद उसी लेक्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं जिनके उत्तर आपने नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? प्रीलिम्स प्रश्न, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। स्प्लिंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कथन नंबर ए, स्प्लिंटरनेट का सबसे बड़ा प्रभाव जानकारी तक सीमित पहुंच है। चीनी सरकार का ग्रेट फायरवॉल स्प्लिंटरनेट का एक उदाहरण है। यह इंटरनेट बल्कनीकरण या इंटरनेट को विभाजित करने को संदर्भित करता है। इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इन चार में से आपने बताना है कौन सा कथन गलत है। गलत कौन सा कथन है, यह ध्यान से पढ़ना होता है, सही या गलत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, डार्क वेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, डार्कनेट गहरे वेब का एक हिस्सा है। डीप वेब और डार्क वेब दोनों जानबूझकर छिपे हुए हैं। कथन नंबर 2, डार्कनेट की सामग्री एन्क्रिप्टेड है और इसके पृष्ठों तक पहुंचने के लिए विशिष्ट, पृष्ठ मतलब वेब पेज के लिए विशिष्ट ब्राउजरों की आवश्यकता होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये एक्सप्लोरर ये नहीं चलते। कथन नंबर 3, डार्क वेब अवैध गतिविधियों की साइट में बदल गया है। ठीक है, तो आपने बताना है इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। यहां सही है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, सभी कथन सही हैं। ठीक है जी, चलिए फिर इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ आया। अगर इस लेक्चर से संबंधित कोई भी चीज आपको, कोई भी विषय अगर आपको नहीं समझ आया, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछें कि आपको क्या समझ नहीं आया। हम बहुत खुश होंगे अगर आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं आशा करता हूं कि ये सारा का सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।